हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। इससे पहले एटॉमिक चैप्टर से हमने कई वीडियो बनाए हैं। तो इससे पहले के वीडियो जो आप पढ़े हैं विद्युत चुंबकीय तरंग संबंधी, जिसमें हम प्रकाश को कण और प्रकाश को तरंग और अंततः उसकी द्वैती प्रकृति के बारे में पढ़े हैं। और उसके बाद उस बीच में हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब हम हेडिंग को कवर इसलिए किए हैं ताकि हम आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बोर का एटॉमिक मॉडल है ना, बोर एटॉमिक मॉडल, जिसको बोर परमाणु मॉडल के नाम से आप जानते हैं। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम शुरुआत किए थे तो उसमें हम जे थॉम्सन का मॉडल पढ़े थे, लेकिन उतना उसको सफलता नहीं मिले। उसके बाद हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल को पढ़े थे। तो नाभिक के जो एक्चुअल कंडीशन है उसके संबंध में जो रदरफोर्ड का जो थ्योरी था, जो मॉडल था, वो पर्याप्त था और सफल भी रहा। लेकिन नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो उपस्थिति है उसकी व्याख्या तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल ने नहीं कर पाया। तो कुल मिला के जो बोर का परमाणु मॉडल है कोई स्पेसिफिक अलग से मॉडल नहीं है, बस ये अंतर है। मतलब बेसिक चीज़ ये है कि जो रदरफोर्ड की कमियां थी उसको नील्स बोर ने सुधारा है। ठीक है, उसको नील्स बोर ने क्या किया है, सुधार किया है। उसको थोड़ा सा और जो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहे थे उसको नील्स बोर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड को कमियों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके कुछ जो परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं या पोस्टुलेट हैं, वो आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा इस कमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप इस वीडियो को आप देखने आ रहे हैं तो एक बार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आप पुस्तक से या इसी वीडियो हमारी ही वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिमिट्स क्या थे, सीमाएं क्या थी। ठीक है, तो हम नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको पढ़ने से पहले बोर्ड पर आपको 4 महत्वपूर्ण बिंदु दिख रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण बिंदु और हम बोर्ड पर लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में इतनी ही जगह है और इधर छोड़ दिए हैं ताकि कुछ चीज़ें आपको लिख कर हम बता सकें। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब आप बोर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप एक बार रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल को जरूर देखें और उसके लिमिटेशन को जरूर देखें। तो एक बार हम देख लेते हैं रदरफोर्ड के लिमिटेशन के। रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है, आपको याद आ रहा होगा हम अल्फा किरणों का प्रयोग पढ़े थे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने दिया था, उसके कुछ लिमिटेशन थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के जो में सीमाएं थी, उसमें सीमाएं क्या थी कि जो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है उसको हम लोग प्लेनेटरी मॉडल के नाम से जानते हैं, ग्रही मॉडल के नाम से। कि मतलब ऐसा कि जैसे कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो प्लेनेट हैं, ग्रह जो हैं, वो घूम रहे हैं, तो वैसा ही मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु का नाभिक है वो सेंटर में है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसा ही घूम रहे हैं जैसे सन, सूरज के चारों तरफ जैसे प्लेनेट या ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत था ये टोटली गलत इस बात पर हुआ कि जो आपके सन है और सूर्य है और जो प्लेनेट है ना, मतलब जो ग्रह हैं और सूर्य जो हैं विद्युत रूपी, वो टोटली एक उदासीन निकाय है। ठीक है, तो जब उदासीन है मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो उनका तो खुद का जो सूर्य का और जो पृथ्वी का है उनका आकर्षण बलों से बंधा, उनका तो वो पूरा व्याख्या है। लेकिन उस सिद्धांत को ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक पर लगाना ये थोड़ा सा मतलब व्याख्या पूर्ण नहीं है, सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पास जो प्लेनेट है, अगर मैं बात करूँ सीधे सूर्य और मेरी जिस प्लेनेट पर हम रह रहे हैं पृथ्वी का, अर्थ का, तो अर्थ सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन अर्थ क्या है, विद्युत रूपी उदासीन है। लेकिन नाभिक क्या है, धनात्मक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित कण जब चारों ओर घूमते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं,
ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो टोटली ऊर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खो देगा, खत्म हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में जाकर गिर जाएगा। पर ऐसा परमाणु में होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर गिर जाए। तो एक जो लिमिटेशन था रदरफोर्ड का ये था। दूसरा लिमिटेशन को ध्यान दीजिएगा कि सर्कुलर पाथ पर जब कोई कण गति कर रहा है तो उसका जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, उसके त्वरण की दिशा किधर होगा, केंद्र की ओर होगा। जब त्वरण की दिशा, एक्सीलरेशन की दिशा केंद्र की ओर होगा तो पुनः एक कंडीशन ऐसा बनेगा कि एनर्जी लॉस होगा और वो केंद्र में गिर जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण लिमिटेशन है जिसके वजह से हम इस बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़े। वो क्या था कि उनका जो कहना था, किनका, रदरफोर्ड का, कि जैसे नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी, मतलब नाभिक से किसी भी डिस्टेंस में वो गति कर रहे हैं। अगर वो यहाँ है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी गति, इस कक्षा में भी, मतलब इससे इस दूरी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस दूरी में गति कर रहा है तो इस दूरी में भी कर सकता है, इस दूरी में भी कर सकता है, इस दूरी में भी कर सकता है। ऐसा रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कोई भी पथ पर गति कर रहा है, स्पाइरल है ना, ऐसा गति कर रहा है। ठीक है, मतलब जब ऐसा गति कर रहा है और अगर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है ना, उनके सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा ही है कि अगर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है अर्थात यहाँ से यहाँ तक आने में ऐसी स्थिति बनेगी कि ऊर्जा उत्सर्जित हो रही तो हर प्रकार के विकिरण उत्सर्जित हो रहा है जिसके कणों की आवृत्ति भिन्न भिन्न है क्रम से। अर्थात ऐसे कंडीशन में जो उत्सर्जित ऊर्जा है, जो लाइट है, अगर उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है रेडिएशन का, तो वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये मतलब सतत होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये देखा गया कि परमाणुओं का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, विविक्त अर्थात रेखीय होता है, लाइन स्पेक्ट्रम पाया जाता है। इसकी भी व्याख्या संभव नहीं हो पाया। तो इसकी व्याख्या तो हम पिछले वीडियो में ही देख लिए हैं जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे कि एक ही प्रकार के जो हैं स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु क्यों नहीं देता है। ठीक है, तो जब हम बोर मॉडल को जब पूरा पढ़ लेते हैं तो जो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन है वो टोटली क्लियर हो जाता है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिएगा। तो ये 3 लिमिटेशन थे रदरफोर्ड के और इन तीनों लिमिटेशन को उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या दिया। किसने? नील्स बोर ने, है ना। नील्स बोर भी जनरली क्या है, रदरफोर्ड के ही लेबोरेटरी में अध्ययन किया करते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहना है, नील्स बोर का क्या हाइपोथेसिस है, क्या उनका परिकल्पना है। कि पहले देखिएगा, पहला जो हम पॉइंट बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्षा में कहीं भी घूम सकता है, ये किसका कहना है, रदरफोर्ड का कहना है। आपको बढ़िया से डायग्राम को बना देता हूँ कि ये नाभिक है ना, और वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जो है गति कर सकता है, किसी भी कक्षा में ऐसे गति कर सकता है। तो अंततः ऐसे भी आप देख रहे हैं कि ऊर्जा लॉस होगा, वो अंतिम में क्या हो जाएगा, वो सेंटर में गिर जाएगा। ठीक है, और ऐसे में अगर यहाँ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन है, विकिरण है, कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो एक प्रकार से जब इस फ्रीक्वेंसी के लगातार जब मतलब उत्सर्जित हो रहे हैं रेडिएशन, तो जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि परमाणुओं का स्पेक्ट्रम और खासकर जो उदाहरण दिया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो उसी को ध्यान देते जाइएगा कि पहला पॉइंट क्या लिखने हैं, परमाणु के नाभिक चारों ओर स्थायी, है ना, चारों ओर स्थायी वृत्ताकार, यहाँ पास ठीक है, वृत्ताकार निश्चित ऊर्जा स्तर होती है ना, चारों ओर परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी अर्थात निश्चित ऊर्जा स्तर होती है, जिन्हें कक्षा या कोश या इंग्लिश जो टर्म्स है ऑर्बिट कहते हैं। ये पहला और दूसरा जो लिमिटेशन था रदरफोर्ड को, इन्होंने टोटली क्या कर दिया कि खत्म कर दिया। खत्म क्या कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉन पर मत जाइए, है ना, इलेक्ट्रॉन पर मत जाइए,
बल्कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी निश्चित ऊर्जा स्तर होती है ना, स्थायी या निश्चित ऊर्जा स्तर होती है, जिन्हें कक्षा या कोश कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सीधे सीधे बात किसका कर रहा है, कोश का। मतलब जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं है, बल्कि ऊर्जा किसकी है, उस एनर्जी लेवल की ऊर्जा है ना। वो एनर्जी जो कोश है, जो ऑर्बिट है, उसकी ऊर्जा है। अब इलेक्ट्रॉन जिस कोश में या जिस ऑर्बिट में रहेगा उसकी ऊर्जा उतना कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर पहला कोश में है तो उसकी ऊर्जा इतना होगी, दूसरे कोश में है तो उसकी ऊर्जा उतनी होगी, और तीसरे कोश में है तो उसकी ऊर्जा उतनी होगी। मतलब उसकी ऊर्जा भी क्या है कि जिस निर्धारित कोश में है वहां क्या है, वो फिक्स है। ये बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि परमाणु का ये नाभिक है और जो कोई कोश है उसकी ऊर्जा क्या है, निश्चित है। अगर मैं ये बोलूं कि इस कोश की ऊर्जा कितनी है, तो यहाँ पास वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, तो वही उस कोश की क्या है, ऊर्जा है। तो अब एक और हमारे बच्चे समझने में गलती करते हैं कि कोश के कौन, मतलब कोश का जो है ना, कोश थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट है। ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो परमाणु है एक 3D में है ना, मतलब एक शून्य में है परमाणु। तब परमाणु का जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कम है, वो यहीं पास है, तो इसका कोश यही है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा दे दिया जा रहा है तो ये अलग कोश में पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, हायर एनर्जी लेवल में। उस समय उसका कोश यहां हो जाएगा, और दे दिया जाता है तो उस समय इसका कोश या ऑर्बिट यहां हो जाएगा, और इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है। मतलब जो एनर्जी है वो ऊर्जा स्तरों की है ना। इस मतलब यहाँ पर जो शब्दावली है इसी को देखिए ना, कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी निश्चित ऊर्जा स्तर होती है ना। और दूसरा उसी का व्याख्या कि उक्त निश्चित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वहां पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित है और उसको कोश कहा जाता है। मतलब वो जिस स्तर पर है उसकी ऊर्जा अलग है, और ऊपर है तो उसकी ऊर्जा अलग है, और ऊपर है तो उसकी ऊर्जा अलग है। और जो इलेक्ट्रॉन जहां पाया जाएगा उसकी ऊर्जा उस कोश की ही ऊर्जा होगी, उस ऑर्बिट की ही ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ये बात क्लियर है ना। इसलिए हम कई जगह जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पढ़ते हैं कि पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है तो दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। आप देखते हैं ना कि पहले कोश में पढ़ेंगे -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ऐसा आप पढ़े हैं इसमें, या आगे पढ़ेंगे जब हम हेडिंग डालेंगे तो, कि पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। तो आप ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर आप जोर डालिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻ क्या है, 31 है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या है, 19 कूलाम है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसी परमाणु का यहाँ मौजूद है, जिसका द्रव्यमान यही है, आवेश यही है। इस इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान यही है और आवेश यही है। तो इनकी ऊर्जा अलग अलग कैसे हो सकती है कि पहले कोश में इनकी ऊर्जा ये है, दूसरे कोश में इनकी ऊर्जा ये है। तो इसका सीधा फंडा तो यही है कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की नहीं है, बल्कि ऊर्जा किसकी है, ऑर्बिट की है, कोशों की है, एनर्जी लेवल की है। ये तो बात क्लियर हो जा रहा है, इसी पॉइंट से क्लियर हो जा रहा है, दोनों पॉइंट से, कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार या निश्चित ऊर्जा स्तर होती है, जिन्हें कक्षा, कोश या ऑर्बिट कहा जाता है। और इसी ऑर्बिट में या निश्चित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूम रहे हैं। ये बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखिए कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात mvr = nh/2 पाई। ठीक है। थोड़ा सा कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम जो है, या जो आपका जो नॉर्मल संवेग जो पढ़ते हैं, तो आप इसको हम डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ऊपर के दो बिंदु को भी मिटा देते हैं ताकि और हमको
यहाँ पास रफ वर्क करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो गौर से देखते जाइएगा, पूरे वीडियो पर नजरें बनाए रखिएगा, बहुत उपयोगी आपका ये वीडियो होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पास कि संवेग का जो बात करते हैं तो P इक्वल टू एम भी होता है ना। और जब एंगुलर मोमेंटम का बात करते हैं तो एम भी आर होता है ना। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ क्या लिख रहा है तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में गति करता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात एम भी आर इक्वल टू NH/2 होता है, मतलब NH/2 पाई होता है। थोड़ा सा इसको सोचने का आप कोशिश कीजिएगा कि हर कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग जो है, एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है। तो एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो क्लास 11th के आपको फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो नॉर्मल तरीके से हम आपको कोणीय संवेग का बात कर रहे हैं कि कोणीय संवेग जो है किसी वस्तु को रोटेशन करने की एक तरीके से मेजरिंग है या माप है या परिमाण है ना। कहने का आशय ये है कि एक उदाहरण आप देखेंगे कि जब आप साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर जब या मतलब चला नहीं रहे हैं तो उसको खड़ा रखने के लिए, अगर आप बैठे हैं और चला नहीं रहे हैं तो आपको उसको खड़ा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, पैर को जमीन में टिकाए रखना पड़ता है। लेकिन जब आप चलाना शुरू कर देते हैं मोटरसाइकिल को या साइकिल को, तब आपको ना उसका स्टैंड लगाना पड़ता है ना आपको पैर को लगाना पड़ता है, बल्कि चलते रहता है। कंडीशन ऐसा आ जाता है कि आप हाथ छोड़ के भी साइकिल वगैरह को चला सकते हैं। तो आखिर वे चीज आ कहाँ से रहा है कि जब वो स्थिर था तो गिर जाता था आपके पैर रखे बिना या स्टैंड रखे बिना, लेकिन चलने लगा तो गिरने का मतलब जो प्रॉब्लम है नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि घूर्णन करने वाले पहियों में इतना कोणीय संवेग आ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरने वाला जो आपका मोटरसाइकिल या साइकिल था उसको गिरने नहीं देता है। अर्थात किसी वस्तु को घूर्णन करने का क्या है, एक तरीके से माप है या उसकी प्रोबेबिलिटी है या प्रबलता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में इतना कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि किसी वस्तु को गोल गोल अगर घूर्णन हो रहा है तो जनरली उसके कोणीय संवेग के कारण ही हो रहा है। ठीक है, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसको डीप जाएंगे तो उसको स्पेसिफिक हम फिजिक्स जब भी पढ़ाएंगे उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, नहीं तो उसमें चल जाएंगे तो एक क्लास उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो बोल रहा है कि हर कक्षा का एक निश्चित कोणीय संवेग है ना। कोणीय संवेग, वो भी संवेग कितना है यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इसके जो जो मतलब इस सिंबल के जो असली मीनिंग है वो देखिए। एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये एम का एक मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, और भी का मतलब क्या है, घूमते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। और आर क्या है, त्रिज्या है ना। और ये एन क्या है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है या कोषों का संख्या की किस क्रम का संख्या है ना। और जो एच है उसको आप जानते हैं प्लांक नियतांक है ना, प्लांक नियतांक है। और 2 पाई को जानते हैं कि सीधे सीधे अंक है, एक 2 है, एक पाई के जो वैल्यू हम 3.14 लेते हैं वो ये। तो हम अब व्याख्या करते हैं तीसरा पॉइंट की कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनके लिए कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम का मान h/2 पाई जो है पूर्ण गुणक होता है, अर्थात जो रेखीय संवेग है NH/2 पाई के बराबर होता है। यहाँ पास देखिएगा ये परमाणु का नाभिक है और परमाणु के नाभिक के ओर जो है स्थायी स्टेबल निश्चित ऊर्जा स्तर है, परिवर्तनशील नहीं है। इसी को उन्होंने, रदरफोर्ड ने टोटली बात को नहीं कहा था, उन्होंने सीधे कहा था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा में नहीं है बल्कि नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। तो पहले तो इसका व्याख्या, पहले ऊपर के 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या सिर्फ इसी लाइन से हो जा रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा स्तर में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक कोष ये है पहला कोष, तो इस पहला कोष के लिए है ना, और ये मान लेते हैं कि किसी परमाणु का ये दूसरा कोष है ना। आप गौर से देखते जा रहे हैं, ये किसी परमाणु का क्या है, दूसरा कोष है ना। आप देखिएगा पूरा गोला है ना, ये किसी परमाणु का दूसरा कोष है, ये किसी परमाणु का तीसरा कोष है, ये किसी परमाणु का क्या है, चौथा कोष है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि n इसी के लिए है,
है ना, कि अगर ये पहला कोष है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, जिसको आप k, l, m, n से प्रदर्शित आदि से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये एनर्जी लेवल है किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर। तो इसी n का बात कहा जा रहा है ना, कि अभी हम स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं कि किस कक्षा की बात की जा रही है, किस ऑर्बिट की बात की जा रही है। तो इन चारों में से अगर किसी एक की ऑर्बिट की बात किया जाए तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, उनका जो न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए इतना होना चाहिए। अगर एंगुलर मोमेंटम का अगर मैं बात करूं तो वह इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिट में है, उस समय इसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो NH बटे क्या होना चाहिए 2 पाई होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि अमुक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कोष में है तो उसका उस समय एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए 2h/2 पाई होना चाहिए। अगर ये बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है तो उस समय उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए 3h/2 पाई होना चाहिए। ठीक है, अगर चौथे में है तो 4h/2 पाई होना चाहिए, पांचवें में है तो 5h/2 पाई होना चाहिए। इसका थोड़ा सा लॉजिक को समझिए, है ना, कि अगर आप किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो उसका जो पायदान है, जो स्टेप है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है, तीसरा है, चौथा है, पहले और दूसरे के बीच में कोई स्टेप नहीं है, वहां पैर आप नहीं रख सकते हैं। दूसरे और तीसरे के बीच में कोई स्टेप नहीं है, वहां आप पैर नहीं रख सकते हैं। तीसरे और चौथे के बीच में कोई स्टेप नहीं है, वहां आप पैर अपना नहीं रख सकते हैं। अर्थात आप पैर कहाँ अपना रख सकते हैं, या पहले स्टेप पर, या दूसरे पर, या तीसरे पर, या चौथे पर। वैसा ही है कि इस एंगुलर मोमेंटम जो है, कोणीय संवेग जो है, या यहाँ का होगा, या यहाँ का होगा, या यहाँ का होगा, या यहाँ का होगा, ये बीच का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बीच में नहीं होगा कि अगर कोणीय संवेग का मान यहाँ चल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा कि नहीं, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा कि नहीं, तो नहीं घूमेगा। या सीधे यहाँ घूमेगा, या यहाँ घूमेगा, या यहाँ वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, या इस सर्कुलर पाथ को जाएगा, या इसको जाएगा, या इसको जाएगा। इनके बीच में उसके लिए जगह नहीं है। अर्थात एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है इसके पूर्ण गुणन होना चाहिए, है ना, NH/2 पाई के। ठीक है, चौथा महत्वपूर्ण देखिए कि नाभिक के निकटतम कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम और दूर की अधिकतम होता है, जिन्हें N1 जैसे के L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। एक चीज और है, जब हम चौथा पॉइंट को पढ़ते हैं तो हमारे पर देखिए समस्याओं का अंबार है। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है। आप अपने स्कूल लाइफ में किसी सर से सुने होंगे, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जब आप जितना अध्ययन करते हैं, जितना स्टडी करते हैं, तो आपके पास कन्फ्यूजन उतना ही होता है। और अगर आप स्टडी ही नहीं कर रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र को केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले को ही केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप जिस चीज को पढ़ते हैं उसी में प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम आता है तो उसको हल करना सीखिए। ठीक है, तो देखिए नाभिक के निकटतम कक्षा की ऊर्जा जो है न्यूनतम है, और दूर की जो कक्षा है उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, जिसे N1 और इक्वल टू N2, N3, N4 से डिनोट करते हैं, जिनको क्रमशः के L, M, N कहा जाता है। आगे देखिएगा कि जो कहने की बात है कि मैं मान लूं कि मैं अगर किसी एग्जाम्पल के रूप में किसी एटम का मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने एक एटम ले लेता हूं सोडियम का। तो सोडियम का जब आप इससे आगे वीडियो में हम जब ऑफ बाउला कवर करेंगे तो आप परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी सीख जाएंगे, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे, या क्लास 10th में जो हमारे बच्चे पढ़े होंगे उनको याद होगा तो देखे होंगे कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 3s2 और ये 3p6 कितना हो जा रहा है 1s2, 2s2, देखिए यहाँ गलत हो रहा है ना, 2p6 और ये 3s1। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सेल का ऐसे ऑर्बिट से है ना, तो इसको भी हम फिलहाल मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हम पढ़ लिए हैं। तो देखिएगा आगे जो हमारा बात बनने जा रहा है, या जो हम समझने जा रहे हैं चौथा पॉइंट को, ये सोडियम का नाभिक है, ये इसका पहला सेल है, निश्चित ऊर्जा स्तर। इसमें यहाँ पास आप देख सकते हैं कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन है,
वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, ये इसका दूसरा सेल है जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। आप समझ रहे हैं, मैं संख्या बोल रहा हूँ, यहाँ 2 है और दूसरे सेल में 8 है और तीसरे में क्या है, 1 है। तो कभी हमारे जो ज्यादा विचारशील बच्चे हैं वो ये कहने लगते हैं कि सर ऊर्जा तो कक्षकों की मतलब ऑर्बिट की फिक्स है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं है। क्वेश्चन तो कई बनते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन दूर ही क्यों रह गया। समझ रहे हैं। तो जब मतलब ये अब तो बात हो गया कि इसका जब नेचुरल रूप से जब व्याख्या करेंगे तो ये बिग बैंग थ्योरी तक से आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरली रूप से परमाणु बना कैसे है ना। लेकिन इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था ये है कि जैसा ही ये ऊर्जा मतलब कोई भी जो सिस्टम है नेचर में अपनी न्यूनतम ऊर्जा की मतलब पोजीशन में रहना चाहता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर के नजदीक आते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण होगा तो कुछ दूर रहने का प्रयास करेगा, लेकिन वो भी जो उसका ऊर्जा है एक पूर्ण गुणक के रूप में ही आएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो ध्यान देंगे, इतना ऊर्जा गैप होता है। इसी वजह से ये क्या है, स्टेबल ऑर्बिट बनते हैं। उसके बाद जो है परिरक्षण प्रभाव है, इसके वजह से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऊर्जा गैप जो रहता है ना लगभग जो है ना एक पूर्ण गुणज के रूप में ही रहता है, तो उस आधार पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहला हो या 9वां हो या 11वां है, सबका जो द्रव्यमान है वही है, सबका जो चार्ज है वही है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है। बस स्थायी ऊर्जा कक्ष में क्या है ना, नेचुरल निर्माण के दौरान इनकी व्यवस्था है। ठीक है। आगे पॉइंट को देखिए, पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। जो पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है देखिएगा क्या है ना। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हमारा लास्ट हो जाएगा छठवां, उसके बाद ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही, ठीक है, अपनी ही ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं, है ना। न इनको मतलब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं और इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब ये इनको ऊर्जा बाह्य स्रोत से दिया जाता है तो ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर से मतलब लो एनर्जी लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और जब वो उत्सर्जित करता है ना, पहले एब्जॉर्ब किया और शोषण किया तो ऊपर चला गया दिया गया, तो जब उत्सर्जित किया एनर्जी कम हुआ तो नीचे चला जाएगा। तो नीचे भी चला जाएगा तो सीढ़ी के दूसरे स्टेप से पहले स्टेप में आएगा, ना कि बीच में आके रुकेगा। मतलब उत्सर्जन हो या अवशोषण हो पूर्ण गुणक में ही होना है। ठीक है। ऊर्जा का लेवल उत्सर्जित हो या अवशोषित हो, इमिट हो या एब्जॉर्ब हो, वो पूर्णांक के रूप में ही होना है। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा स्तर में, पहला और दूसरा पॉइंट से ही मिल रहा है, निश्चित ऊर्जा स्तर में गति करते हैं। निश्चित ऊर्जा स्तर में क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है। गति के दौरान इनमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। गति के दौरान इनमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। यदि बाह्य स्रोत से दिया जाए, यदि बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे दिया जाए, बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे दिया जाए, है ना, ऊर्जा दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है।
और ये ऊर्जा इस कंडीशन में, इस मोमेंट में ऊर्जा का एब्जॉर्ब्स हो या एमिट हो, उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, ठीक है, वो एक क्वांटा के रूप में होती है, ठीक है, क्वांटा के रूप में, है ना, न्यूनतम मात्रा के रूप में होती है, एच न्यू के रूप में, है ना। इस बात को ध्यान देने की हम कोशिश करते हैं कि जब इस पॉइंट को तो आप देख ही लिए, लिख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले भी लीजिए। इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, देखिएगा इस पॉइंट का मतलब क्या है ना। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि निश्चित क्वांटा के रूप में हो रही है। अगर ये परमाणु का नाभिक है, ये इसका जो है पहला सेल है, ये इसका दूसरा सेल है, ये इसका तीसरा सेल है, ये इसका चौथा सेल है ना। n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है। अगर इस पहले सेल में इलेक्ट्रॉन, मतलब निश्चित ऊर्जा तो है हर सेल का, हर ऑर्बिट का एक निश्चित ऊर्जा है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पर लगातार गति कर रहा है। तो जब लगातार गति कर रहा है, इस दौरान इसमें कोई भी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दिया जाए, तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा दिया जाए तो आप इस इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा नहीं दे सकते हैं कि यहां से जंप करके यहां आ जाए। ये इतना ही ऊर्जा लेगा ताकि ये ऑर्बिट 2 में चला जाए, ये ऑर्बिट 2 में चला जाए। और ये जो है एक क्वांटा के रूप में हो रहा है, एच न्यू के रूप में। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो यहां आएगा, पुनः यहां से अगर ऊर्जा दे रहे हैं तो यहां नहीं आएगा, ये कहां आएगा, यहां आएगा। ये हम बोल रहे हैं कि एक्साइट अवस्था के फर्स्ट कंडीशन है, ये हम सेकेंड मान ले रहे हैं और ये हम थर्ड मान ले रहे हैं। और यहाँ आएगा तो पुनः यहाँ आएगा, बीच में नहीं रुकेगा कि आप इलेक्ट्रॉन को इतना भी ऊर्जा दे सकते हैं कि यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, ऐसा नहीं है। इतना एनर्जी एक्सेप्ट करेगा कि अगर यहाँ से एक फोटान एक क्वांटा के रूप में है तो एच न्यू, अगर यहाँ से 2 दे रहे हैं तो 2 एच न्यू हो जाएगा, यहाँ दे रहे हैं तो 3 एच न्यू हो जाएगा। मतलब पूर्ण गुणक के रूप में ही होगा, 1.2 एच न्यू नहीं होगा, 1.3 एच न्यू नहीं होगा, 3.2 एच न्यू नहीं होगा, एक पूर्ण गुणक के रूप में ही होगा, क्वांटा के रूप में होगा, ठीक है ना। जो एक फोटान का एनर्जी है उसी के गुणक के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित हो रही है। मतलब 1.5 फोटान के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगी, 4.5 फोटान के बराबर ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगी, या 1000 फोटान के बराबर ऊर्जा अवशोषित करेगी या उत्सर्जित करेगी, इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, या 1 लाख के बराबर। समझ रहे हैं बात को आप, 1,05,000 के बराबर नहीं। समझ रहे हैं। तो ये क्या है, किसी भी एनर्जी लेवल में या सेल में या ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं या अवशोषित करते हैं। 5वां पॉइंट का भी व्याख्या यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट कहता है कि उत्सर्जित या अवशोषित, है ना, इलेक्ट्रॉन के जो मतलब ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित, ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर निर्भर करता है विकिरणों का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। कैसे निर्भर करता है देखिएगा, हम 5वां पॉइंट को लिख ही दे रहे हैं, आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बोर्ड पर कुछ पॉइंट को देखते रहेंगे तो समझना ज़्यादा सरल होता है। 6वां पॉइंट जो है, 5 पॉइंट तो देख लिए, बोर मॉडल का 6वां पॉइंट को देखिए। तो बोर मॉडल को जो 6वां पॉइंट है वो ये है, क्या कह रहा है कि उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरणों उत्सर्जित या अवशोषित विकिरणों, है ना, विकिरणों की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य निकटवर्ती 2 ऊर्जा स्तरों के निकटवर्ती पढ़ पा रहे हैं, निकटवर्ती 2 ऊर्जा स्तरों, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर बार बार का एनर्जी लेवल जो अंग्रेजी वाले देख रहे होंगे, 2 ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करती है ना, निर्भर करती है। ये तो बात तय है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है या उत्सर्जन कर रहा है, और रेडिएशन के रूप में कर रहा है, विकिरण के रूप में कर रहा है।
तो अगर मैं मान लूं कि पहले कोष का एनर्जी जो है E1 है, दूसरे कोष का एनर्जी क्या है, E2 है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी गैप कितना है, दोनों कोषों के बीच में एनर्जी गैप आखिर है कितना, इसी पर डिपेंड करेगा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विकिरण के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। कैसे करेगा कि जो E2 है माइनस E1 अर्थात एनर्जी गैप है ना, ऊर्जा अंतराल, वो बराबर किसके है, एच न्यू के, न्यू इज फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब इस एनर्जी गैप पर डिपेंड क्या कर रहा है, न्यू, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, मतलब ये भी लेमडा किस पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी गैप पर। बाकी एच और सी क्या है, कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और सी लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है। तो इस एनर्जी गैप जो है एक पूर्ण क्वांटा के रूप में है ना, तो पूर्ण क्वांटा के रूप में है, तो आप ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि यहाँ ऊर्जा दिया गया था, तो ये एनर्जी पाकर एनर्जी लेवल 2 में आ गया, तो जब यहां से एनर्जी जब उत्सर्जित करेगा, मतलब बाहर करेगा, इमिट करेगा, तो ऐसा नहीं कि इमिट करके यहां फंस जाएगा, इमिट करेगा तो पूरा यहां आएगा, जब पूरा यहां आएगा तो एक फोटान क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो एक फोटान की जो फ्रीक्वेंसी है ना, एक फोटान की जो फ्रीक्वेंसी है उसी का आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब कुछ फोटान की जो फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है कि मतलब अब क्या है कि तो निश्चित गैप के है ना, जब निश्चित अंतराल के हैं तो निश्चित फ्रीक्वेंसी के ही फोटान क्या होंगे, इमिट होंगे। तो जब निश्चित फ्रीक्वेंसी के फोटान जब इमिट होंगे तो एक निश्चित फोटानों का ही आपका या विकिरण का ही स्पेक्ट्रम मिलेगा, सभी वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से इससे जो परमाणुओं से जो प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है, कि जो फोटान मतलब जो फोटान उत्सर्जित हो रहा है, मतलब दो एनर्जी गैप के बीच से हो रहा है, तो उस फोटान की एनर्जी उतना ही होता है जितना दो एनर्जी लेवल का जो एनर्जी गैप है उतना ही के बराबर होता है, तो उसी का फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, हर का नहीं मिल रहा है। और ये कक्षाएं भी क्या है, निश्चित है। अगर स्पाइरल रहती तो निश्चित ये है कि जरूर आपको क्या है कि सभी को एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा ही छयों मॉडल को हम पढ़ते गए, छयों जो पोस्टुलेट हैं या जो हाइपोथेसिस हैं बोर के, तो उनके सारे चीजों का व्याख्या होने लगा, है ना, कि निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ना तो वह स्वयं से ऊर्जा उत्सर्जित कर रही, ना अवशोषित कर रही, अतः केंद्र में गिरने का कोई कारण ही नहीं बन रहा है। दूसरा जो लिमिटेशन था कि त्वरण केंद्र की ओर है तथा एनर्जी लॉस करेगी, केंद्र की ओर गिर जाएगी, तो केंद्र के गिरने का मामला ही खत्म हो गया कि एक्सीलरेशन की दिशा क्यों ना केंद्र की ओर रहे, लेकिन वो एनर्जी खोएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है कि रदरफोर्ड के कमियों को दूर करके इस प्रकार से बोर ने एक नए मॉडल का क्या किया, प्रस्तुति मतलब कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाया। और आज जो है परमाणु का जो सबसे आधुनिक मॉडल है बोर मॉडल्स के ही नाम से जाना जाता है। लिमिटेशन और खामियां तो इसमें भी है, लिमिटेशन इसमें भी है, इसको भी हम पढ़ेंगे जब बोर कक्षा की एनर्जी, उसकी रेडियस के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल अलग, एनर्जी अलग अलग क्यों है। पहले तो अगर लाइन का आप बात करेंगे कि जो आप थ्योरेटिकल लाइन बोले हैं कि हर एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, तो उस आधार पर हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स्ड है, अलग अलग है, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग है, लेकिन वो किस पर डिपेंडेबल है, क्या है ना, जैसे रेडियस है, रेडियस पर डिपेंड करेगा, उसके वेलोसिटी वगैरह देखेंगे कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो बोर का मॉडल मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसको अच्छे से एक बार देखिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम अवेलेबल हैं आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आते हैं इसी से संबंधित एक और हेडिंग लेकर।
तो आज थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू।